वेलकम टू इनोवेशन क्लासेस। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है शॉर्ट नोट्स ऑन द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट और इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट। तो इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंटम। क्या होता है ये, अगर हम यहाँ पर कोई क्वाइल ले लेते हैं, दिस इज द क्वाइल, और इस क्वाइल में कोई करंट पास करते हैं, दिस करंट इज आई। तो करंट पास करने के बाद क्या होता है, इस क्वाइल की चारों तरफ, यहाँ पर हम इस साइड ले ले रहे हैं और ये साइड ले रहे हैं, क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक, और ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद यहाँ पर डेवलप हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंटम। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्वाइल है, ये किसकी तरह वर्क करता है, एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो भी एक बहुत सिंपल मैग्नेट की तरह वर्क करते हैं। उसमें पावर बहुत कम होती है, लेकिन वो एज ए मैग्नेटाइज्ड कैरेक्टर उनमें थोड़ा सा होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट इन द एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल। यहाँ पर हमें सिंगल पार्टिकल मॉडल लेना पड़ेगा भाई। हमें वहां पर पढ़ा था इवन ऑड, इवन और ऑड। ये इवन ऑड क्या था, जब हमने पढ़ा था आपका इवन ऑड न्यूक्लियाई, तो इवन ऑड न्यूक्लियाई के लिए हमें वहां पर एक सिंगल पार्टिकल मिल जाता था, है ना। तो वही बात हो रही है, वो सिंगल पार्टिकल या तो न्यूट्रॉन हो सकता है और या प्रोटॉन हो सकता है। वो हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, उससे आप देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इन द एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल वी कंसिडर दैट द मैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन टू द न्यूक्लियस ड्यू टू ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब यहाँ पर मैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन होगा, किसके थ्रू होगा, ड्यू टू ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज आइदर द न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अब ये या तो न्यूट्रॉन्स होंगे या प्रोटॉन्स होंगे जो कि प्रेजेंट हैं आपके न्यूक्लियस में। दिस इज बिकॉज द स्पिन एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स कैंसिल आउट इन पेयर। क्योंकि हमने पिछले उसमें देखा था वीडियो में कि ये कैंसिल आउट कर देते हैं, पेयर बना लेते हैं, चाहे वो प्रोटॉन्स हो चाहे वो न्यूट्रॉन्स हो। लेकिन इवन ऑड में एक सिंगल न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन बचता था, जिसकी वजह से वहां पर स्पिन डेवलप हो जाता था, और यहां पर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन में ये पार्टिसिपेट कर सकता है। दिस इज बिकॉज द स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियॉन्स कैंसिल आउट इन पेयर। दिस मॉडल एटॉमिक न्यूक्लियस, इसको हम क्या कहते हैं, स्किम मॉडल भी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो in case of extreme single particle model, the total angular momentum associated with each nucleus is given by, तो वहां भी हमने निकाला था I is equal to L plus S। ठीक, what is L and what is S, वहां पर हमने क्या निकाला था, रिजल्टेंट सम ऑफ रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। L था वहां पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, S था स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसी तरीके से यहाँ पर हम total angular moment associated with each nucleus is given by, हम क्या देते हैं, न्यूक्लियॉन सॉरी, क्या देते हैं, J is equal to L plus S, जहां पर L is the orbital contribution, बताया था SPDF, और S is the spin contribution, and the corresponding magnetic moment due to orbital and spin contribution is given by, इसको हम कैसे लिखेंगे, चेक कर लेते हैं अभी। चलिए, म्यू इज इक्वल टू ई क्रॉस, म्यू इज इक्वल टू ई क्रॉस एच अपॉन 2 MP ब्रैकेट जीई एल वेक्टर प्लस जीएस एस वेक्टर। इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, यहाँ पर ऑर्बिटल और स्पिन कंट्रीब्यूशन के थ्रू जो हमें मिलता है वो म्यू है। ठीक, तो म्यू क्या है, हमारा मैग्नेटिक मोमेंटम है। म्यू आपका मैग्नेटिक मोमेंटम हो गया। इसमें ई क्या चीज है, ई इज द प्रोटॉन्स चार्ज। यहाँ पर ई क्या है, प्रोटॉन्स का चार्ज है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एमपी हमारा क्या है, एमपी इज द प्रोटॉन मास। मास ऑफ द प्रोटॉन हमने किससे डिनोट किया है,
MP से। अब हम कहें भाई L क्या चीज है और S क्या चीज है, ये आपको पता ही है। ठीक, अब वेयर म्यू इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, अब यहां पर GE और GS क्या है? G is the orbital G factor for describe angular momentum। क्लियर हो गया? और GS क्या है? GS स्पिन G फैक्टर विच रिलेट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये फैक्टर्स हैं जो कि इसको इस S से रिलेट है GS, और ये GE किससे रिलेट है? GE रिलेट है, एक ऐसा फैक्टर है जो कि डिस्क्राइब करता है एंगुलर मोमेंटम को उसके। अब फॉर ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक, फॉर ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो जी यहाँ पर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दो चीजों को देखेंगे भाई। तो ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फॉर ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स GE की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, और GS की वैल्यू हो जाएगी GP के बराबर, जो कि है 5.58। कहाँ से आया, कैसे ड्राइव हुआ, इसको आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और ये जो हमारा प्रोटॉन है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट हो रहा है डेट इज म्यू पी, और जो न्यूट्रॉन है इसकी वजह से मैग्नेट मूवमेंट हो रहा है डेट इज म्यू एन। तो ये तो हमारा हो गया प्रोटॉन। फॉर ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए GE की वैल्यू 1 होगी और GS इज इक्वल टू GP हो जाएगा, जो की वैल्यू आएगी 5.58। सिमिलरली फॉर ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए GE की वैल्यू हो जाएगी 0, और GS इजिकल टू GP कितना आएगा इसके लिए? न्यूट्रॉन्स के लिए GS इजिकल टू GP आएगा -3.82। रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंटम आपका क्या होगा? जो म्यू होगा वो इन दोनों के मोमेंट को जब ऐड कर देंगे तो हम निकाल सकते हैं, दैट इज अगेन वी कैन से म्यू इजिकल टू E H क्रॉस अपॉन 2MP ब्रैकेट GEL प्लस GS। ये आपका रिजल्टेंट आपका मैग्नेट मोमेंटम हो जाएगा। तो ये था हमारा न्यूक्लियर मैग्नेट मोमेंटम या न्यूक्लियर मैग्नेट मूवमेंट। अब इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट, इसके बारे में बात करते हैं भाई। दिस प्रॉपर्टी अराइजेस ड्यू टू नॉन स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द न्यूक्लियस। भाई अगर न्यूक्लियस में जो हमारा चार्ज है वो स्फेरिकली डिवाइड नहीं है या डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी अराइज हो जाती है, आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रुपोल मोमेंट। ठीक, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट फॉर ए न्यूक्लियस ऑफ स्फेरिकल शेप, अगर न्यूक्लियर जो है स्फेरिकल के शेप का होगा न्यूक्लियस, तो क्या होगा? नाइदर डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट और नॉर क्वाड्रुपोल मोमेंट एग्जिस्ट। ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये कब एग्जिस्ट करेंगे? जब कुछ इस तरीके से चार्ज होगा न्यूक्लियस पे। ठीक है, स्फेरिकल की तरह नहीं होगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। अब यहां पर जो सेंटर ऑफ मास है उसका ये होगा, और सेंटर ऑफ चार्ज भी उसका लगभग यही हो जाएगा। इसलिए डाइपोल मोमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और क्वाड्रुपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसके लिए? जब न्यूक्लियस की स्फेरिकल शेप होगी। अब नॉन स्फेरिकल शेप के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई शेप कैसी है? नॉन स्फेरिकल है, तो सेंटर ऑफ द मास इज एट द ओरिजिन। सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन पर ही होगा, ठीक, ऑफ द न्यूक्लियस, एंड सेंटर ऑफ चार्ज इज नॉट एट द ओरिजिन। भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मुझे यहाँ ज्यादा लग रहा है और यहाँ कम लग रहा है, तो वो उसका सेंटर पे नहीं होगा। द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P situated outside the nucleus at a distance r from the origin। अगर हमें कहीं पर पोटेंशियल निकालना है और जो कि r डिस्टेंस पे है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? VR से डिनोट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? VR is equal to 1/4πε0 E अपॉन r माइनस r डैश, वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश। अब यहाँ क्या है? where charge E is located at a distance r, जो आपका चार्ज E है वो r डिस्टेंस पर लोकेटेड है फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन आपका मान लीजिए ये है,
तो r माइनस आर वेक्टर क्या है, ये हम निकाल लेंगे भाई, आर स्क्वायर प्लस आर वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2r वेक्टर कॉस क्यू की पावर 1/2। इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। और जब ये डिनोट करने के बाद ये आपका v इज इक्वल टू 1/4πε0 e अपॉन, इसको हम पुट कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस आर डैश स्क्वायर माइनस 2r डैश कॉस थीटा की पावर 1/2, वेयर q इज द एंगल बिटवीन द r एंड r डैश। और ये जो q एंगल है r और r डैश के पास, ये कितना है, तो यहाँ जो एंगल था वो कितना था, थीटा था। तो यहाँ हमने q को क्या कर दिया, थीटा में चेंज कर दिया। सिंस r डैश इज मच स्मॉलर देन r, अब आपने देखा है कि r डैश हमें यहाँ पर फिगर में तो बड़ा दिखा रखा है, लेकिन ये बहुत छोटा है। किसके कंपैरिजन में, r डैश के कंपैरिजन में। तो इसको हम कैलकुलेशन में हटा सकते हैं। तो क्वाड्रुपोल मोमेंट आपका q, वो कितना हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आ जाएगा हमारा e r डैश का स्क्वायर 3/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर हो गया। तो यहाँ अभी मैंने आपको बताया था इसे कैंसिल नहीं होगा, इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि r डैश इज मच स्मॉलर देन r। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करने के बाद ये हमें फाइनल q क्वाड्रुपोल मोमेंट मिल जाएगा, जिसको हमें सॉल्व करने की यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है, काफी लंबा एक्सप्रेशन है। तो q इज गिविंग एज e r डैश स्क्वायर 3/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2। नाउ अब यहाँ q की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा होगी, इफ q इज ग्रेटर देन 0, क्लियर, तो भाई जब 0 से ज्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ प्रोलेट हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ऐसे करके इधर से भी मोटा हो गया, तोड़ निकल गई इसकी, इधर से भी तोड़ निकल गई, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं प्रोलेट। If q is greater than 0, then the shape of the nucleus is prolate. In the prolate shape, when two out of three principal axes are equal, अब प्रोलेट शेप में जो आपकी 3 प्रिंसिपल एक्सिस हैं, उसमें से 2 जो हैं वो इक्वल हैं और थर्ड जो है अनइक्वल है, और वो लार्जर देन द 2 है। थर्ड अनइक्वल तो है, लेकिन वो लार्जर देन द 2 है। तो इस तरीके के न्यूक्लियस में क्या होगा, वी हैव शेप लाइक इन्फ्लेटेड फुटबॉल, लाइक सिगार या हॉट डॉग भी कह सकते हैं इसे, और इस शेप को हम बोलते हैं प्रोलेट शेप ऑफ द न्यूक्लियस। तो क्वांटम मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम शो करेंगे, अगर आप याद कर सकते हैं तो आप याद कर लीजिए, Q इज इक्वल टू 3k माइनस आई प्लस 1 अपॉन आई प्लस 1 2i प्लस 3q 0, ठीक है। ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर द ग्राउंड स्टेट के लिए ऑफ द न्यूक्लियर i इज इक्वल टू k कर देंगे, सो q इज इक्वल टू i 2i माइनस 1 अपॉन i प्लस 1 2i प्लस 3q 0। तो ये हो गया हमारा क्वांटम मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन q, और ग्राउंड स्टेट के लिए भी। अब q की वैल्यू जब आपकी ग्रेटर थी तो हमें क्या मिली फिगर, प्रोलेट फिगर मिली न्यूक्लियस की। इसी तरीके से Q की वैल्यू जब हमारी लेस होगी तो क्या होगा, तो हमें मिलेगी ऑबलेट इन शेप। इसको आसान है याद करना भी, प्रोलेट और ऑबलेट, ये O और ये B, इसका उल्टा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ऑबलेट हो जाएगा। तो ये याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, एग्जाम में भूल ना जाए, प्रोलेट ऑबलेट। तो Q इज लेस देन 0, देन द न्यूक्लियस इज ऑबलेट in shape, in oblate shape when 2 out of 3 principal axes are equal। भाई इसमें भी आपकी दो तो इक्वल और तीसरी जो है अनइक्वल है, वो किससे होगी, दोनों से शॉर्टर होगी देन द अदर 2 axes। ये शॉर्टर हो गई आपकी देन द अदर 2 axes, द न्यूक्लियस विल हैव ए शेप लाइक पंपकिन या बर्गर भी बोल सकते हैं। तो ये ऑबलेट शेप का हो गया। लेकिन अगर Q की वैल्यू आपकी 0 होगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी शेप कैसी होगी, स्फेरिकल शेप होगी। तो ये था हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने आपको क्या बताया, ये हमारे शॉर्ट नोट्स थे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट और इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट।
तो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक मूवमेंट को मैं आपको बता दिया भाई क्यों कैसे होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू होगा, एक सिंगल पार्टिकल वाला हमने यहाँ पर मॉडल लिया था, सिंगल पार्टिकल के थ्रू वहां पर हमारा मैग्नेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्किम मॉडल भी बोलते हैं। इसमें हम टोटल एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद ईच न्यूक्लियन कैसे निकालेंगे, J इज इक्वल टू LS से निकालेंगे। द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंटम ड्यू टू द ऑर्बिटल एंड स्पिन कंट्रीब्यूशन क्या होगा, वो आपको याद करना पड़ेगा भाई, वो होता है म्यू इज इक्वल टू ई एच नॉट अपॉन 2mp। p क्या चीज है, यहाँ पर प्रोटॉन का मास है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, e क्या है, e इज द प्रोटॉन चार्ज, प्रोटॉन का मास ले रहे हैं तो भाई प्रोटॉन ही का चार्ज होगा, और Ge याद रहेगा आपको, Ge के साथ L आएगा वेक्टर प्लस Gs के साथ S आएगा। और Ge Gs है क्या, ये आपके फैक्टर्स हैं। ऑर्बिटल G फैक्टर आपका किसके लिए है, पहला वाला है आपका एंगुलर मोमेंटम के लिए, और दूसरा क्या है Gs, ये आपका स्पिन G फैक्टर है, ये किसके लिए है, ये आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए है। वेयर म्यू इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंटम। वैसे तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया, लेकिन अब हम यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन और बता दे रहे हैं कि फॉर ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए ही होंगी ये जो कैलकुलेशन है। प्रोटॉन्स के लिए फॉर ऑड प्रोटॉन्स Ge की वैल्यू 1 होगी, Gs इज इक्वल टू Gp हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 5.58 हो जाएगी, ठीक। और इसके लिए न्यूट्रॉन्स, जो ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उसके लिए Ge की वैल्यू 0 हो जाएगी, और Gs इज इक्वल टू Gp में हमारा क्या मिलेगा, ये वैल्यू माइनस की 3.82 मिलेगी। यहां से भी आप याद करने का तरीका है भाई, इसको 8 और इसको उल्टा देखेंगे तो 2 दिखेगा, तो 3.82, लेकिन ये माइनस में होगी। अब ये जो हमारा टोटल मोमेंटम, कैसे मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, ये प्रोटॉन का है और ये न्यूट्रॉन का है, दोनों को ऐड कर देंगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू न्यूट्रॉन प्लस म्यू प्रोटॉन, जो कि हम ऊपर निकाल चुके हैं। इसको हम काट देते हैं, क्वेश्चन की यहाँ पर कोई ऐसी जरूरत नहीं है। क्लियर, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा, अब ये बी वाला है हमारा इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट होता क्या है भाई, ये प्रॉपर्टी कब आती है, ये प्रॉपर्टी तभी आती है जब स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस में नहीं होता है। भाई न्यूक्लियस की शेप स्फेरिकल नहीं है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों स्फेरिकल होगा, लेकिन जब न्यूक्लियस की शेप स्फेरिकल होगी तो चार्ज जो है ना तो उसमें भाई डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा और ना ही उसमें क्या एग्जिस्ट करेगा, क्वाड्रोपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो शेप कुछ इस तरीके से चार्ज होगा। अब बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास और जो कॉन्साइड करेंगे चार्ज के सेंटर, चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस के, ठीक, कॉन्साइड कर जाएंगे दोनों, अभी समझाया था मैंने। इन नॉन स्फेरिकल न्यूक्लियाई, भाई नॉन स्फेरिकल अगर आप एज्यूम कर रहे हैं तो उसमें जो आपका सेंटर ऑफ मास एट द ओरिजिन होगा, लेकिन सेंटर ऑफ चार्ज इज नॉट एट द ओरिजिन। यहाँ पर चार्ज हमें ज्यादा लग रहा था। द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, अगर आप किसी पॉइंट पर P पर पोटेंशियल निकालेंगे तो वो पोटेंशियल होगा हमारा VR, जो कि R डिस्टेंस पर है, और VR हमारा वैल्यू होगी 1/4πε0 E अपॉन R वेक्टर माइनस R डैश। अब ये R और R डैश क्या है, यहाँ पर हम ये X Y और Z एक्सिस हैं, इसमें R वेक्टर को हमने ये डिनोट किया है, दिस इज द R वेक्टर एंड दिस इज द R डैश वेक्टर, दिस इज द R और दिस इज R डैश वेक्टर। तो यहाँ R वेक्टर में से R डैश वेक्टर को माइनस करेंगे तो ये हमारा R वेक्टर में से R डैश को माइनस कर दिया, दिस इज दिस वन, वेयर E इज द लोकेटेड एट अ डिस्टेंस R। ये E चार्ज है, E इज चार्ज लोकेटेड एट द डिस्टेंस R फ्रॉम द ओरिजिन। कैसे करेंगे भाई, ये आपको सिंपल है भाई, ये आपका क्या है R माइनस R इज इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको ओपन करेंगे R स्क्वायर प्लस R डैश स्क्वायर माइनस 2RR cos Q। अब Q आपका क्या है, जो एंगल है वो थीटा है, थीटा को यहाँ पुट कर देंगे और उसके बाद हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन मिलने के बाद इफ Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो हमें क्या मिलेगा, प्रोलेट शेप मिलेगी। अगर Q की वैल्यू लेस देन होगी तो हमें कैसी मिलेगी, ऑब्लेट शेप मिलेगी। Q की वैल्यू 0 होगी तो हमें स्फेरिकल शेप मिलेगी। और इसको क्वांटम मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन को कैसे डिनोट करते हैं, ये आप इक्वेशंस लर्न कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, ठीक है। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा और आपकी हेल्प करता रहूंगा।